आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विकल्प क्रमांक 1 पहला कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर शून्य होगी, दूसरा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के सभी बिंदुओं पर शून्य होगी, तीसरा निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत होगी और चौथा निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समांतर होगी। तो देखिए कि हमारे पास में जब विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो स्थिति क्या दी गई है, सारी स्थितियां दी गई है निरक्ष की। तो हम अभी अक्षीय स्थिति की बात ना करते हुए विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष की स्थिति की बात करते हैं। तो जो विद्युत द्विध्रुव होता है वह क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ एक क्या होता है, निकाय। मतलब परस्पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब बहुत अल्प दूरी पर रख देते हैं तो उन्हें कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। इनके मध्य की दूरी मुख्यतः हम लोग 2L लेते हैं, ठीक है। तो अब इस विद्युत द्विध्रुव 2L दूरी पर है, ठीक है, मतलब इनके मध्य की दूरी कितनी है, 2L है। और हर स्थिति में हमसे कहा है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर शून्य होगा या निरक्ष के सभी बिंदुओं पर शून्य होगा या निरक्ष के बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत होगा या निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समांतर होगा। तो ये सारी क्या है, हमारी विकल्पों में शर्तें दी गई है, इसलिए हमने सिर्फ निरक्षीय स्थिति को चूज किया है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा कि यहाँ पे दोस्तों जो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश वो एकांक धनावेश रहेगा जो क्या करेगा, जो इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 जो है वो इस दिशा में रहेगी। इसी प्रकार से हमारे पास में दोस्तों जो परीक्षण आवेश अगर यहाँ पर धनात्मक रखा गया है तो हम जानते हैं यहाँ पर कि अगर ये हमारा क्या है दोस्तों प्लस क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एकांक धनावेश रखा गया है, यही हमारा परीक्षण आवेश होता है जो धनावेश है। अतः इसके कारण अब दोस्तों जो ऋण क्यू आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो रहेगी E2 रहेगी, वो किस दिशा में रहेगी, इस दिशा में रहेगी। तो हम जानते हैं दोस्तों कि यह चूंकि परस्पर परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश है और निरक्ष स्थिति का मतलब ये होता है कि हमारे पास में यहाँ पर दोस्तों मध्य बिंदु से लंबार्धक खींचा जाता है। मतलब ये है कि लंबार्धक जो होता है वहां पे दोस्तों अगर आप कोई भी बिंदु क्यों ना लो, वहां से लेकर के एक सिरे तक की दूरी और दूसरे सिरे तक की दूरी जो है आपस में कैसे रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये हमारा क्या है, लंबार्धक या लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक जो होता है वही हमारी निरक्षीय स्थिति होती है, मतलब निरक्ष पर स्थित कोई बिंदु जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस स्थिति में देखिए क्या हो रहा है, धनावेश के कारण एकांक धनावेश को ये प्रतिकर्षित करेगा। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 कैसी रहेगी, इस दिशा में, और E2 इस दिशा में। तो चूंकि यहाँ पर E1 और E2 जो है परिमाण में कैसे है, बराबर है, ठीक है, बस परंतु इनकी दिशा कैसी है, कुछ कोण पर है। तो इनका जो परिणामी रहेगा वो किस प्रकार से दिया जाएगा, वो दिया जाएगा इनके मध्य में, अर्थात हमारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र E रहेगा वो रहेगा इनके मध्य में। कहने का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र E1 और E2 के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा हमें, वो कैसा मिलेगा, वह दोस्तों निरक्ष के किसी भी बिंदु पर कैसा हो रहा है, हमारे विद्युत द्विध्रुव के समांतर प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि निरक्ष पर चाहे आप कोई भी बिंदु क्यों ना लो, चाहे आप यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, या यहाँ पर ले, या यहाँ पर ले, या फिर एकदम मध्य बिंदु में ले ले, हर जगह पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। और वो विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में दिया जाता है E बराबरी से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में स्मॉल p के बटे में r की घात 3। और इस स्थिति में दोस्तों जहाँ पे r का मान काफी बड़ा होता है L से, मतलब L जो होती है वह मध्य बिंदु से लेकर के एक सिरे तक की दूरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे r का मान जब इतना बड़ा है तो हमारे पास में जो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है वह दी जाती है किससे, इस प्रकार से दी जाती है। और यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में यहाँ पर जो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पे जो इसकी दिशा होगी वो कैसी दी जाती है दोस्तों, इसकी जो दिशा होगी वहाँ पे हमारे जो विद्युत द्विध्रुव है उसके समांतर, या आप कह सकते हैं दोस्तों p की दिशा होती है ऋण आवेश से धनावेश की तरफ, मतलब इस दिशा में, तो उसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र E की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। मतलब हमारी जो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कैसी होती है, धन से ऋण की तरफ, ठीक है। तो और जब हम जानते हैं कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा सदैव कैसी होती है, ऋण से धन की ओर होती है, ये बात हमें पता है। अतः यहाँ पर देख रहे हैं आप अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र E की दिशा है, ठीक है। अतः प्रश्न के अनुसार दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु पर शून्य नहीं होगी, निरक्ष के सभी बिंदुओं पर भी शून्य नहीं होगी, निरक्ष
के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत होगी, तो यह भी कैसी है, गलत है, क्योंकि हमने देखा कि जो परिणामी तीव्रता आई है वो कैसी आई है, अक्ष के समांतर या अक्ष के अनुदिश प्राप्त हुई है। अतः हम कहेंगे कि निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के कैसी हुई है, समांतर प्राप्त हुई है। मतलब विकल्प क्रमांक 4 जो है वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।